ठीक है, देखो पेन कहाँ गया है। तो फटाफट देखो रिवीजन। सबसे पहले इस पे क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो बोला वी रिलीज स्मॉल स्टोन, कोई स्टोन है मान लो ये रहा, इसको आप जब क्या करते हो रिलीज करते हो तो वो टूवर्ड किसकी तरफ चला जाता है, अर्थ की तरफ जाता है। और एक वर्ड यूज किया है एसिलेटेड, क्योंकि पहली बार तो चैप्टर हम पढ़ नहीं रहे, तो हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वो एसिलेट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। अर्थ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि जब भी हम किसी स्मॉल स्टोन को बिना किसी पुश वुश हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस छोड़ दिया किसी हाइट से, तो आप देखोगे वो एसिलेट होगा और किस तरफ जाएगा, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर की तरफ जाएगा। तो स्टोन व्हेन एसिलेटेड टुवर्ड द अर्थ मीन सम फोर्स। अब क्योंकि वो अर्थ की तरफ जा रहा है तो जरूर कोई ना कोई क्या होगा उसमें, फोर्स होगा, तभी तो जा रहा है अपने आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, अपने आप वो अर्थ की तरफ जा रहा है तो जरूर क्या होगा, कोई फोर्स होगा, जरूर अर्थ उसको क्या कर रही होगी, खींच रही होगी, पुल कर रही होगी, पुश कर रही होगी, कुछ तो कर ही रही होगी। तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कि जब भी किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो अपने आप ही वो क्या होती है, अर्थ की तरफ आती है, ठीक है। तो वो क्यों आती है, एक फोर्स की वजह से आती है। क्या नाम है उस फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमेशा वो किससे लगती है, सेंटर की तरफ लगती है। तो ये इंट्रोडक्शन, तो सबको पता है, ये तो पेपर में आना ही आना है, ठीक है। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये पेपर में आना ही आना। तो इनका क्या कहना है, एवरी मास या बॉडी कह सकते हो आप इन द यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है, अट्रैक्ट एवरी अदर मास विथ अ फोर्स। इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी एक दूसरे को क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है, ठीक है। जो वो फोर्स जो लगा रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। इसका मास m1 है, इसका मास क्या है, m2 है। तो ये बोल रहा है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का डिस्टेंस जो भी है, याद रखना सेंटर से डिस्टेंस निकालना है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही न्यूटन का क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ है। फिर से पढ़ के देखिए, एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट करता है एवरी अदर मास विथ अ फोर्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यही चीज बोला गया है। अब ये बात भी तुम लोग को पता है, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लग जाता है जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ये है ना, जी। ये कैपिटल जी जो दिखाया था इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। वही डेरिवेशन यहाँ पे की है जो कि, हाँ डेरिवेशन जो कि अभी ऊपर भी मैंने की, वही सेम चीज है, ठीक है। हाँ कहते हैं कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो उसमें कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है, जैसे ये बुक है इसको यहाँ से हम लोग यहाँ लाए कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें लगेगा। कितना मतलब वो तो डिपेंड करे, बताइए आप। हाँ मैं समझ गया, तो क्या मतलब क्वेश्चन यही है ना कि दूर करूंगा तो कितना लगेगा, तो कुछ नहीं, उसका m1 पता है, m2 पता हो, डिस्टेंस दे दीजिए। एक सिंपली उसका दुगना लगेगा, उसका कितना तीन गुना लगेगा। हाँ हाँ तो समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, है। तो यही उसकी डेरिवेशन यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। जो अभी ऊपर करा है वही चीज है, मैं m1 m2 ले रहा था, ये कैपिटल M और छोटा m ले रहा है, मैंने R लिया था, इसने D लिया है, ठीक है। सेम डेरिवेशन है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जैसे डायरेक्टली साइन हटाया तो क्या आ गया यहाँ पे, G। इस G को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आ सकता है पेपर, तुम लोग के MCQ में भी, याद रखिएगा। हटाओ, अरे भेज दूंगा, इसमें से लिख लूंगा। अब आता है फ्री फॉल के बारे में बात करते हैं। वैसे हाँ हाँ आती, तो वैसे इनका कुछ क्वेश्चन है तो उसको भी देख ही लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर पहले तो ये चीज देखिए, फोर्स किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, m1 m2 के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के बिटवीन। अब ये बोल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे इन्होंने देखे हैं, अगर मास को डबल कर दिया जाए तो, दोनों मास को अगर डबल कर दिया जाए तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्स कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, डबल नहीं होगा, 4 गुना हो जाएगा।
क्योंकि ये भी ट्वाइस है, ये भी ट्वाइस है, दोनों का प्रोडक्ट करें तो कितना निकल के आ जाए, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मास को मैं क्या कर दूं, आधा कर दूं दोनों को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, फिर भाई 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, याद रखना। ऐसे डिस्टेंस पहले कितनी थी, 1 यूनिट थी, ये कितनी दे रखी थी, 1 यूनिट। अब इसको मैंने दुगना कर दिया, 2 यूनिट कर दिया, तो क्या हो जाएगा भाई, तो फोर्स क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर के, आर स्क्वायर, तो पहले 1 स्क्वायर था, अब कितना हो गया भाई, 2 लिख लिया मैंने, 2 का स्क्वायर, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, चुपचाप जो भी दिया फॉर्मूले में पुट करो, अपने आप पता चल जाएगा। तो अगर इन्होंने डिस्टेंस दो बॉडी के बीच में दुगना कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आप लगा के खुद देख सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो उन्होंने पूछा। हाँ, डेरिवेशन जब आएगा तो पूरा डायग्राम भी करना है, और आएगा जरूर, याद रखना। अब आता है फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल ऑफ बॉडी। जब भी किसी बॉडी को आप क्या करते हो, ऊपर से नीचे की तरफ क्या करते हो, अपने आप ही ऊपर से छोड़ते हो, नीचे गिरती है वो, और वो सिर्फ और सिर्फ किसके इन्फ्लुएंस में होनी चाहिए, अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होनी चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पे और कोई फोर्सेस नहीं होने चाहिए, ना एयर होना चाहिए, ना फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम फ्री फॉल कहते हैं। देखिए, मैंने ऑब्जेक्ट थ्रो अपवर्ड, मैंने ऊपर की तरफ फेंका, रीचिंग सर्टेन हाइट, कुछ हाइट तक पहुंची, उसके बाद वो वापस क्या होने लगती है, नीचे की तरफ आती है, बिकॉज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर क्या करता है, एक्सरेट होता है, लगता है। दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ। सिर्फ अर्थ के इन्फ्लुएंस की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, इसको हम फ्री फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री फॉल। इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, अर्थ का ही इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ठीक है, याद रखिए। ड्यूरिंग द फ्री फॉल डायरेक्शन डज नॉट चेंज बट वेलोसिटी कंटिन्यूस चेंज। डायरेक्शन जब भी फ्री फॉल होता है, जब बॉडी को ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे नहीं आके गिरती है, ठीक है, वो सीधी गिरती है। अब तुम बोल सकते हो नहीं, मैंने तो देखा है ऐसे आके गिरते हुए, जैसे कि ये बोल सकते हैं क्या, कोई फेदर है, कोई पेपर है, तो मैं इनको बोलूंगा तब पेपर या फेदर तब ऐसे करता है जब यहाँ एयर हो। अब इसने क्या कहा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, अर्थ की ग्रेविटी ही होनी चाहिए, तो बीच में से एयर को हटा दो और फिर तुम उस पेपर को गिराओगे तो ऐसे ही गिरेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बोला डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। क्यों, एसलेशन की वजह से, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको हम क्या कहते हैं, जी, छोटे जी से डिनोट करते हैं। जब भी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ गिराओगे तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है, और नीचे ऊपर की तरफ जाओगे तो बॉडी की वेलोसिटी कम होती। क्यों, एसलेशन की वजह से, जिसको हम ग्रेविटेशनल एसलेशन, वो जी अलग था और ये जी अलग है, ठीक है, इसको ग्रेविटेशनल एसलेशन कहते हैं। तो मैं ज्यादा घुस नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, तो उस तरीके से चल रहा है। तो जी तो पहचानते हो ना सब, उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इट्स वैल्यू ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे हमारे अर्थ की जी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, या पता ना, अलग अलग जी की वैल्यू होती है, फिक्स नहीं है। हमारा अर्थ ऐसे कुछ होता है, तो यहाँ जी की वैल्यू कुछ और होती है, यहाँ पे कुछ और होती है। अब क्योंकि हमारी जी की वैल्यू कुछ और होती है, इसलिए हमारा वेट भी बदलता रहता है। अभी पढ़ेंगे उस चीज को। तो हम मान के चलेंगे कि हमारी अर्थ क्या है, पूरी एकदम गोल है, ठीक है, और उस समय जी की वैल्यू क्या होगी, तो वो यहाँ पे निकाला गया है। देखिए, डेरिवेशन यहाँ पे की गई, ठीक है, ये रहा। पहले तो देख ही लो क्या लिखा हुआ वहां पे, द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। ये फोर्स का फॉर्मूला है जो अभी अभी हमने सीखा, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी से। एम ई क्या है, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है, एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। अब जी हमें निकालना है भाई, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी होता है, ये तो पढ़ाई है हमने। अरे फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता था, उसी एक्सेलरेशन को जी लिख लिया। अब इसने क्या किया, फोर्स का फॉर्मूला ये भी होता है, फोर्स का फॉर्मूला ये भी होता है, दोनों को इक्वेट कर ली। हो सकता है दिख नहीं रहा हो, ब्लर दिख रहा हो, ठीक है। इससे क्या हो जाए, एम से एम क्या हो जाए, कैंसिल। तो जी की वैल्यू क्या आ गई, जी एम ई, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ एम ई का होता है मास ऑफ अर्थ, कुछ नहीं। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, जी की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू, ठीक है,
तो आपको क्या मिल जाएगा, ये सब पुट कर दिया, देखो ये सब पुट किया, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। पर मैं फिर रिपीट कर दूं, कहीं दिमाग मत बैठा लेना हमेशा के लिए, वैसे तो सही है अर्थ के लिए तुम ये लोगे, लेकिन फिक्स नहीं होती है, वो रेडियस पे डिपेंड करती है, और अर्थ की जो रेडियस है वो अलग अलग जगह से अलग अलग होती है, पता है ना। तो ये हम एक कांस्टेंट मान के चल रहे हैं कि अर्थ की रेडियस इतनी होती है, उसके हिसाब से निकाला गया। तो तुम्हारे क्लास के हिसाब से जी की वैल्यू यही होती है, ठीक है। तो दिक्कत, हाँ 10 अप्रोक्स में अगर आपको क्वेश्चन दे रहा है खुद, तो 10 लेना, नहीं तो 9.8 ही लेना। न्यूमेरिकल करते वक्त अगर वो खुद ही अलाउ कर रहा है आपको, ठीक है, कि 10 ले सकते हो तो लेना, नहीं तो 9.8 लेना। या बहुत दिक्कत है तो 10 ले लेना, हो सकता है टीचर दे ही दे नंबर, पर काट भी सकता है। हाँ तो वही बता रहा हूँ, हाँ तो वही टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। फिर आता है रिलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन जी और छोटे जी में क्या फर्क है भाई, तो अभी बताया। जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 के माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के, जबकि इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, हमेशा इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, पर इसकी वैल्यू चेंज होती है। अभी ऊपर बोला ही था मैंने, जी की वैल्यू फिक्स नहीं, वो रेडियस पर डिपेंड करती है। इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ फिक्स होता है या ऊपर की तरफ, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए इस नोट्स को मैंने बना रहा था, जब तक बातें कर रहा था तुम लोग से, तो यही बना रहा था, इससे पढ़ लोगे काम बन जाएगा। फिर एक कुछ क्वेश्चंस भी डाले हुए ताकि इधर उधर देखना ना पड़ेगा। 2 स्टोन से, स्टोन वाले क्वेश्चन तो पक्का ही आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पक्का वो क्या बोलता है न्यूमेरिकल आना ही आना, ठीक है, पता ही होगा। तो क्वेश्चन क्या है, इफ 2 स्टोन है, एक 150, ठीक है, ग्राम का है, और एक 500 ग्राम का, ड्रॉप फ्रॉम हाइट, दोनों को हाइट से क्या किया हमने, ड्रॉप की। विच स्टोन विल बी रीच सरफेस ऑफ फर्स्ट एंड वाई, कौन पहले पहुंचेगा और कौन बाद में पहुंचेगा, जस्टिफाई करिए अपने आंसर। पर आंसर मेरे को तो पता है, फ्री फॉल में हमेशा, ठीक है, दोनों साथ में ही गिरते, जब भी चाहे आप पंख गिराओ चाहे हथौड़ा गिराओ, दोनों साथ में ही गिरेंगे। तो मेरा आंसर तो है भाई कि दोनों साथ में ही गिरेंगे। पर बोला नहीं, इसको वेरीफाई करिए भैया, ऐसे नहीं, ठीक है, पता ऐसे डायलॉग बाजी से नहीं चलेगा, तो वेरीफाई कर रहे हैं भाई। तो सबसे पहले तो इसने क्या किया है, देखो गलीलियो वाला याद है, वो लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा से उन्होंने पत्थर फेंक के सबको दिखाया था उन्होंने। तो इट इज अ गलीलियो फर्स्ट टाइम जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था एक्सेलरेशन फ्री फॉल हमेशा क्या होता है, मास पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता वो, ठीक है। आप चाहे एक छोटा सा कंकड़ गिराइए चाहे पूरा पहाड़ गिराइए, गलीलियो ने इस चीज को करके दिखाया भी था लोग। इट कैन बी वेरीफाई यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटी लेट, ये बता रखा है मास है ऑब्जेक्ट का एम, उसको आप गिरा रहे हो डिस्टेंस आर से सेंटर अर्थ की तरफ, तो फॉर्मूला क्या था, ये सेम फॉर्मूला। और अभी अभी ये फोर्स का भी फॉर्मूला पीछे देखा, सॉल्व वॉल्व किया तो ये जी का फॉर्मूला ये बना था। सो द एक्सेलरेशन द ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम टुवर्ड द डिपेंड ऑन द मास ऑफ अर्थ, हाइट एंड ऑब्जेक्ट द असेंट ऑफ द, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक ये इस बात को प्रूफ कर रहा है, ठीक है, कि फ्री फॉल हमने जो पढ़ा है, ठीक है, जो मैंने पीछे पढ़ाया था, तो फ्री फॉल उसमें क्या कहा था मैंने, कि जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट को गिराओ, चाहे उनका कोई भी मास हो, जो वो नीचे गिरता है तो साथ में ही गिरेंगे। इस बात को थोड़ा मैथमेटिकली देखो, यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया गया, कि यहाँ पे आप देखिए जो एक्सेलरेशन है उसको ध्यान से उसके फॉर्मूले को देखिए, एम ई अपॉन क्या आया था, आर स्क्वायर, तो यहाँ पे जी एक कांस्टेंट है, ठीक है। मान लो ये m1 मास ले लिया मैंने, और क्या है m2, दो स्टोन है यहाँ पे, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो g क्या है, कांस्टेंट है, me क्या है यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ है, r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस पूरे फॉर्मूले में कहीं भी इन दोनों चीजों का जिक्र हुआ है क्या, क्या इस फॉर्मूले में जो आपको दिख रहा है m1 m2 दिख रहा है क्या आपको कहीं, नहीं। तो ये इस बात का सबूत है कि जब भी जो बॉडी जब क्या करती है, फ्री फॉल करती है, तो उसमें मासेस का कोई लेना देना नहीं है, जो दो बॉडी गिर रही है उनका कोई लेना देना नहीं। तो लेना देना किसका है,
जी का मास ऑफ अर्थ का, या जो भी आप जिस प्लेनेट पे निकाल रहे हो, मान लीजिए मास ऑफ किस पे निकाल रहे हो, मून पे निकाल रहे हो, रेडियस ऑफ मून पे निकाल रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है जिस प्लेनेट पे आप उस जी की वैल्यू निकाल रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो दो पत्थर को, वो उस पर डिपेंड करता है उसका मास क्या है उस प्लेनेट का, उसका रेडियस कितना है उस पर डिपेंड करता है, ना कि किस पे डिपेंड करता है दो बॉडी जो आप फ्री फॉल करा रहे हो। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच है, तो अच्छे से समझ आता है। फिर आता है इक्वेशन मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड द अर्थ, ठीक है। कुछ इक्वेशंस हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से तो पेपर में आएगा ही आएगा, 4 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल आएंगे। तो ये वाले फॉर्मूले हम पहले से जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस क्या था, ठीक है। क्या होता था पहले वो बताओ, अरे अरे हम जो पढ़ते थे वो बताओ, 80 होता था, उसी को बस क्या कर दीजिए आप यहाँ पे g कर दीजिए, सेम फॉर्मूला, बस एसोलेशन की जगह क्या कर दीजिए g लगा दीजिए, ग्रेविटेशनल एसोलेशन लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे gt होगा, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला तुम लोगों ने क्या पढ़ा था मोशन का, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसी को क्या कर लो तुम, h कर लो और यहाँ पे g कर लो, बस a को g लिखना है, यहाँ पे s का मतलब डिस्टेंस था, उसको जगह क्या कर देना, हाइट कर देना। इसी तरह तीसरा फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g था, मतलब 2as था, तो उसकी जगह क्या कर देना g और क्या कर देना h। कुल मिला के मोशन के जो 3 इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, उसमें से a को g लिख देना फॉर्मूले में, s को क्या लिख देना, h लिख देना, बस, ठीक है। हाँ, अब इसमें हाइट हो गया क्योंकि हम ऊपर नीचे उसको गिरा रहे हैं, फेंक रहे हैं ये सब। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल केस है जो मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या जीरो लूंगा, u या v, क्या सर क्या बोलते हैं, इनिशियल जीरो होगा। हाँ, तो ऊपर से जब, तो u को आपको क्या लेना है, जीरो लेना, पर नीचे से जब ऊपर फेंकोगे तो v को जीरो लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ कहना है, ऊपर से नीचे जब आ रहा हो तो g को आपको क्या लेना है, प्लस में लेना, नीचे से ऊपर जा रहा है तो g को आपको माइनस में लेना। यह आपको न्यूमेरिकल में नहीं बताएगा, आपको खुद यूज करना, ठीक है। और ऊपर से नीचे आने में और नीचे से सेम हाइट पे ऊपर जाने में सेम टाइम लगेगा, दोनों में सेम टाइम लगेगा, याद रखना। तो बॉडी ऊपर से नीचे लाओ चाहे नीचे से ऊपर लेके जाओ, टाइम क्या होगा, सेम होगा। फिर यहाँ केस 2 जैसी कोई चीज बना दी है, मैंने ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन मीन इट्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, जो कि अभी मैंने बताया इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब उस हिसाब से फॉर्मूले में ये गलती थी ना, यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस क्या होता है, gt होता है। इस केस में जब एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, एमसीक्यू में आ सकता है इसलिए बता रहा हूँ, हाईएस्ट तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, यहाँ जीरो पुट करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, जब आपकी बॉडी कहाँ पे हो, इस हाइट पे हो, एकदम नीचे से ऊपर के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीटी के बराबर होगी। उस समय जो वो हाइट गेन करेगा हाफ जीटी स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि यू तो क्या हो चुका होगा, जीरो हो चुका। तो हो सकता है ये एमसीक्यू वगैरह में फंस जाए, तो थोड़ा ध्यान देके कर लीजिएगा। केस थर्ड, वही जो मैंने बताया, मैंने ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव, वो तो मैंने पहले बताया कि माइनस में लेना। तो वही सेम फॉर्मूले हैं, प्लस की जगह क्या आ गए, यहाँ पे माइनस आ गए। हाँ हाँ, जरूरी है, नहीं तुम वही पुराना फॉर्मूला लो, जी को माइनस पुट कर देना, बस, मैं तो वही बोल रहा हूँ। पर मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ, हो सकता है एमसीक्यू में डाल दे, ऑप्शन में ऐसे डाल दे, तो अब तुम लोग आईक्यू नहीं होगा तो फंस जाओगे भाई, ठीक है। अब आता है मास। मास सबको पता है, क्वांटिटी कितना किसी के अंदर भरी हुई उसको मास कहते हैं, ठीक है। मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ भी नहीं होता। इसकी एसआई यूनिट केजी होती है। मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट होती, कभी चेंज नहीं होती, इसको एम से डिनोट किया जाता है। मास कभी किसी बॉडी का जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि वेट क्या होता है,
वेट होता है सेंटर ऑफ अर्थ या अर्थ आपको, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ कितने फोर्स से खींच रही है। ये है अर्थ, ये है सेंटर, ये कोई बॉडी है। अर्थ आपको क्या कर रही है, किस फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला m इंटू जी था, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, फोर्स को यहाँ पे काट के W भी लिख सकते हो। ये नहीं, कभी नहीं, वो तो सेंटर मेरे को कितना खींच रही है उस पर, मतलब अर्थ का सेंटर मुझे कितना खींच रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो वेट का फॉर्मूला mg होता है, देख लीजिए। ठीक है, एसआई यूनिट होती है इसकी न्यूटन, ऑब्वियस सी बात है, वो आपको खींच रहा है, फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, तो इसकी भी न्यूटन होती है। कुछ कहना है? अब मूर्ति बन के मत पढ़ो, जो पूछ रहा पूछो। हाँ और क्या, ठीक है, तो यहाँ पे वही निकाला गया। मान लीजिए कोई बॉडी का मास 1 है, जी की वैल्यू 9.8 है, तो बताइए उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो कितना लग रहा होगा, 9.8 ही लग रहा होगा, फॉर्मूले में लगाइए, या उसका कितना वेट है वो बता दीजिए, 9.8 न्यूटन का। तो दिक्कत है, अब ये सब खुद देखोगे, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, पर आने के पूरे चांस है। चलो बोल ही देता हूँ। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर बाय इनर्शिया, उसके इनर्शिया से निकाल सकते हो आप, जब किसका फॉर्मूला होता है mg। ठीक है, टोटल क्वांटिटी मैटर कितना उसके अंदर भरा उसको मास कहते हैं, ग्रेविटी आपको कितना खींच रही है उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ये मास हमेशा कांस्टेंट होता है, ये चेंज होता रहता है। मेजर मास यूजिंग अ बीम बैलेंस एक आता है, उससे मास निकाल, तराजू जैसा होता है, लैब में देखा होगा। जबकि इसको स्प्रिंग बैलेंस से क्या करते हैं, नापते हो, कबाड़ी वाले के पास देखा होगा या सिलेंडर वाले के पास देखा होगा, स्प्रिंग बैलेंस। मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ जी, चाहे जी की वैल्यू कितनी भी चेंज हो जाए, जीरो ही क्यों ना हो जाए, तो मास कभी भी क्या होता है, जीरो नहीं होता। जबकि वेट क्या हो जाता है, जीरो, जब जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। जी की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, सेंटर में। ठीक है, सेंटर में जी की वैल्यू जीरो होती है, देखिए। तो ये कुछ न्यूमेरिकल है, इसको आपको करने भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी न्यूमेरिकल सब दे रखे हैं आप, ये सब। अब ये भी पता ना कि मून पे हमारा क्या वेट 1/6 हो जाता है। ठीक है, जो आपका जो भी यहाँ पे क्या, एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का। ठीक है, कि मान लीजिए इनका वेट 60 kg है अर्थ पे। ठीक है, तो मून पे कितना होगा भाई, तो मून पे कितना हो जाएगा, 1/6 कर दीजिए, तो वहां पे 10 kg की रह जाएगी। और इसका ये मतलब नहीं पतली दुबली हो जाएंगी, जैसे हैं वैसे की वैसी रहेंगी। ठीक है, कुछ कहना है? फिर आता है एकदम अलग चीज शुरू होगी, थ्रस्ट एंड प्रेशर, पता ही है, फोर्स। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, थ्रस्ट का मतलब होता है जब भी हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, तो उसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट। अब परपेंडिकुलर हटा लो तो उसको हम प्रेशर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। इसका एसआई यूनिट होती है क्या, पास्कल। ठीक है, पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया। तो प्रेशर किस बात पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक फोर्स पे, दूसरा एरिया पे। ठीक है, फोर्स जितना ज्यादा लगाओगे प्रेशर उतना ज्यादा होगा, एरिया जितना कम रखोगे, फॉर्मूले से ही पता चल जाएगा, मैंने पहले भी बता रखा। फोर्स क्या होता है, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, प्रेशर का, सॉरी, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स बढ़ाओगे, देखो सामने सामने लिखा है तो आप डायरेक्टली मान सकते हो, फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स घटाओगे तो ये भी घटेगा, जबकि ये इनवर्स में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, इनवर्स में। एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, एरिया घटाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही वाली बात। अब मैं इस तरफ से चुभाऊं और इधर से चुपाऊं सेम फोर्स से, तो आप देखोगे क्या होगा, यहां से ज्यादा दर्द होगा आपको, क्योंकि इसका एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो इस पे बेस्ड एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे भी, बहुत सारे मतलब आते हैं, एक क्वेश्चन तो आना ही है ना, कि स्कूल बैग का ब्रॉडर स्ट्रैप क्यों होता है, बेस ऑफ हाई बिल्डिंग जो होती है, जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसकी बेस को बहुत वाइडर क्यों बनाया जाता है,
नीचे ये जो पिलर्स देख रहे हो ऐसे सीधे नहीं होते, नीचे से ऐसे होते हैं पूरे। जो अभी यहाँ एक पिलर देख रहे हो आप लोग, तो आपको दिख रहा होगा ऐसे, और एक्चुअल में इसको ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ब्रिज वगैरह। तो इसका ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्लेड ऑफ नाइफ मेड ऑफ शार्प वेरी स्मॉल सरफेस, क्यों जो नाइफ होती है उसके एज को शार्प क्यों रखा जाता है? ठीक है, तो सबका आंसर एक ही है, एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगेगा, इसलिए फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। आसानी से कटिंग कर सकते हो। तो एक बार इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन आएगा कल के पेपर में। फिर बायोंसी, हाँ क्या चीज, यही तो प्रॉब्लम है, इतने दिन से आ रही हो ऑब्जर्वेशन ही कि पिलर ही नहीं देखा। यही तो तुम लोग की जनरेशन की प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन जीरो है। मतलब इतने दिनों 2 साल से आ रही हो, पिलर ही नहीं देखा अभी तक। ये पिलर कहाँ से आ गया इसको देखी, चेंज हुआ है, इतना आसान है चेंज करना भी ना, कलर भी वही है जब से तुम आ रहे। बायोंसी, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डालते हैं लाइक लिक्विड या एयर, तो आप देखोगे इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है। ठीक है, वो चीज इसको क्या करती है कि ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है। इस फोर्स को हम बायोनेट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनेट फोर्स कहते हैं। तो व्हेन अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन अर्थ सरफेस ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे सीधा मैं फिर बता रहा हूँ, मैं तो नोट्स आपको रिवीजन करा रहा हूँ काम के बाद। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन अर्थ ऑफ सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट और बायोनेट फोर्स एक्ट ऑन लिक्विड ऑब्जेक्ट फ्लोट इन द फ्लूइड। इधर पे ये फ्लोटेशन के बारे में बताया है। अगर आपका बायोनेट फोर्स ज्यादा है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कम है, तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी किसके अंदर, फ्लूइड के अंदर। इसी का वाइस वर्सा, तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ज्यादा और बायोनेट फोर्स क्या है, कम, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। और बायोनेट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों है इक्वल। इन द सरफेस, पानी के सरफेस के अंदर, इनसाइड लिक्विड वो तैरेगी। ये वाले केस में ऊपर की तरफ थोड़ा सा हिस्सा ऊपर की तरफ होगा और बाकी अंदर की तरफ होगा। इस वाले केस में तो डूब ही जाएगी। ठीक है, और तीसरे वाला केस यूनिक केस है, ध्यान से देखना, इनसाइड सरफेस तैरेगी, उसका ऊपर का हिस्सा दिखेगा नहीं बाहर की तरफ, पर वो सरफेस के अंदर क्या करेगी, तैरते हुए दिखेगी। ये केस कब मतलब है? जब आपका बायोनेट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, या कह लो उसका बॉडी का वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स का मेरा मतलब वेट है, बॉडी का वेट बायोनेट फोर्स के अगर बराबर हो गया तो तैरोगे, तो लेकिन अंदर की तरफ तैरोगे। अगर आपका बॉडी का वेट ज्यादा है और क्या बायोंसी कम है, तो आप डूब जाओगे। बायोंसी ज्यादा है और आपका बॉडी का वेट क्या है, कम है, तो आप तैरोगे। ठीक है, दोनों इक्वल बताया तो इनसाइड लिक्विड, एक ही बार 25 बार बोलूंगा। किसने पूछा? इसने डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन डेंसिटी पे भी आता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, उससे तुम्हारा डेंसिटी पता चलेगा। मास की SI यूनिट होती है केजी, इसकी क्या होती है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये भी मैटर करता है चीजों को डुबाने में। इसी पे बेस्ड आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बोलने की जरूरत नहीं कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस पे हमने मैथ्स में भी देखा था। तो उनका क्या कहना था कि अगर किसी लिक्विड में, ये लिक्विड है, अब मैंने क्या किया, इस पत्थर को उठा के इसके अंदर डाल दिया, इस पत्थर के वेट के बराबर का पानी ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे उस पत्थर को उस पानी में डालोगे, उसका वेट जितना होगा उतने ही वेट का पानी क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेस करता है, ऊपर की तरफ क्या करता है, निकालता है। इसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। मैंने बॉडी इमर्ज फुली और पार्शली इन द फ्लूइड, या तो पूरी तरीके से पानी में डुबा दो या थोड़ा सा डुबाओ, इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक ऊपर की तरफ धक्का या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और वो फोर्स कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फोर्स होगा जितना वेट बॉडी ने डिस्प्लेस किया है किसको, फ्लूइड को। फ्लूइड को इतना डिस्प्लेस किया है, इतने के बायोनेट फोर्स के बराबर इस पे क्या लग रहा होगा,
फोर्स लग रहा होगा। फिर से पढ़ के देखिए, जब भी किसी बॉडी को हम इमर्ज करते हैं या तो पूरी तरीके से या थोड़ा सा, उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है। वो फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। ये जो पानी डिस्प्लेस हुआ है इसको निकालिए, इसका वेट निकाल लीजिए। अब वेट एक टाइप का क्या था? फोर्स ही तो था। तो जो भी वेट होगा उतना ही फोर्स उस बॉडी पे क्या कर रहा होगा? लग रहा होगा। मैं फिर से अपने लिए बता रहा हूँ, अपने लिए। एक ये पानी है, इसके अंदर इन्होंने एक पत्थर डाला, पत्थर डालते ही क्या हो जाएगा? इसके ऊपर क्या पानी डिस्प्लेस कर देगा। तो आर्किमिडीज ने इनको कहा कि जब भी हम पानी में किसी चीज को डालते हैं तो इस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम बायोनेट फोर्स कहते हैं। अब ये जानना चाहते हैं कितना फोर्स लगा, तो मैं इनको बोलूंगा जो पत्थर तुमने इस पानी में डाला था, जितना भी पानी उसने डिस्प्लेस किया है उसका वेट निकाल लो। तो वो कैसे निकलेगा फिर हमें क्या कैसे? आराम से निकल जाएगा। वेट नापने की मशीन नहीं होती क्या? अपना आप। आप वाटर का क्यों? पत्थर डाल तो उसमें वाटर का वेट नहीं आया। अरे तो फिर लड़कियों जैसी बात। पूरा पानी यहां तक भर दिया लो, ठीक है, नीचे एक खाली कंटेनर रखा, जैसे ही मैंने इसके अंदर पत्थर डाला, ये पानी चलो डिस्प्लेस हो गया, इकट्ठा हो गया, उस पानी को ले जाके क्या नाप नहीं सकते हो तुम उसका वेट कितना? तो वही चीज तो थी ऊपर भी। अब तुम्हारे दिमाग के हिसाब से ही बताया मैंने। अब इसका वेट निकाल लेना, इसी वेट के बराबर इस पत्थर पे क्या लग रहा होगा? बायोनेट फोर्स लग रहा। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना? कमाल की चीज नहीं? क्यों? ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं भाई? इट यूज टू डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है, रिलेटिव का होता है रिलेट करना। तो वाटर की डेंसिटी से जब आप किसी चीज को रिलेट करते हो तो उसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो अगर एक से ज्यादा, जैसे कि 2.5 आ गया, तो हम बोलेंगे ये वाटर से ज्यादा डेंस लिक्विड है। 1 से कम आ गया तो हम बोलेंगे वाटर से कम क्या है? ये डेंस। जैसे हनी बहुत ज्यादा डेंस है, ठीक है। इट यूज टू डिजाइन ए शिप और सबमरीन्स वगैरह इसी हिसाब से बनाई जाती है। इसके अलावा हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, ये सब भी इसी से बनाए जाते हैं। हाइड्रोमीटर होता है, इलेक्ट्रोमीटर तो पता ही है, दूध की वो क्या बोलते हैं, दूध की प्योरिटी को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये देखिएगा, इट इज बिकॉज द शिप मेड ऑफ आयरन स्टील फ्लोट इन वाटर विद अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन सिंक इट। तो वही बता रखा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इतनी भारी भारी शिप कैसे तैर जाती है। तो आंसर दोगे पहली चीज, तो इसके अंदर जो होती है एयर भरी होती है, जिसकी वजह से इस पूरे शिप की रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाती है? वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है। एयर भरे होने से इस पे बायोनेट फोर्स लगेगा, तो इसकी ओवरऑल जो इस शिप की क्या होगी? रिलेटिव डेंसिटी होगी, वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। किससे? वाटर से। जिसकी वजह से क्या होगा? आपका ये शिप बड़ी आसानी से क्या कर पाता है? तैरता है। ये पक्का क्वेश्चन। आप तैरते हैं क्यों? हाँ, ऊपर भी, जब जरूरत होती है ऊपर भी तैरती है, जब जरूरत होती है नीचे चल, क्योंकि वो पानी उसके अंदर भर, एक चैम्बर होता है, डेंसिटी चेंज कर लेते हैं, उस चैम्बर के अंदर पानी खूब सारा भर लेते हैं। सबमरीन की ये बात कर रहे हैं, उस चैम्बर में पानी पंप इन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, नीचे की तरफ चले जाते हैं। फिर वही पानी को पंप आउट कर देते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ऊपर आ जाती है। तो रिलेटिव डेंसिटी तो वैसे तो मैंने बता ही दिया, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करना, ठीक है, उसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, कोई यूनिट नहीं होती। अब जैसे कि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, रिलेटिव डेंसिटी से एक न्यूमेरिकल पक्का है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड 19.3 दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, 10 पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट में ये गलती है, 10.3 kg पर मीटर क्यूब है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ गोल्ड kg पर मीटर क्यूब में इसकी डेंसिटी निकालिए। तो आसान है, रिलेटिव डेंसिटी आपको कितना दे रखा है? अच्छा ये पॉइंट नहीं है, पावर है 3, यहां से देख लियो, ठीक है, पावर दे रखी 10 की पावर 3। तो रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है,
रिलेटिव वो डेंसिटी ऑफ गोल्ड निकालना है, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या? वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी दे ही रखी है, ठीक है, किसकी? 19.3। ठीक है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड निकालनी है तुमको। डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर क्या दे रखी है? 3। इसको उठा के इधर फेंक दीजिए, लीजिए, ये जो निकल के आया वो डेंसिटी ऑफ गोल्ड। तो सर लल्लू क्वेश्चन आ जाए छोड़ मत देना, फ्री के नंबर है। 19.3 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये रखिए। इसी तरह ये भी बच्चों वाला मास दे रखा है, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक से लिख लेना। मास ऑफ 0.025 मीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम 67 kg दे रखा है। डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम निकालिए, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो दे ही रखा है तुम्हें, कहाँ गया? 67 kg। वॉल्यूम भी दे ही रखा है 0.025। सॉल्व करने आता ही होगा, पॉइंट हटाओगे कितना आ जाएगा? 3 0। कटम कटाई करिए इसकी, 4 7 28। हाँ कितना kg पर मीटर, आगे कितना सिंपल है, देख सकते हो, एमसीक्यू में आ सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास दिया, वॉल्यूम दिया, डिवाइड मारिए, आगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो इसमें डाल रखे हैं एक बार ट्राई करिएगा भाई। तुम लोग का तो पेपर मतलब कल है नहीं, इनका है, तो तुम्हें डाउट हो तो अभी बोल देना। जो भी ये लगाने, जो भी इसके अंदर पीडीएफ में दिए ये सब, बस यही था पूरा चैप्टर। न्यूमेरिकल भी है इसके अंदर, ठीक, इजी।